हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से एक नई टॉपिक पढ़ेंगे और आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, या अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनेक ऐसे कारक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का अर्थ है कि जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हों या घटाते हों। तो यहाँ पे सभी कारकों को हमको नहीं पढ़ना है, हम लोग बस कुछ मुख्य कारकों को पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना होता है, और यही कारक जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। तो अभिक्रिया की दर को मुख्यतः 3 कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला कारक हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रियक की सांद्रता, और दूसरा कारक हमारा होगा ताप, और तीसरे कारक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले कारक को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला कारक है अभिक्रियक की सांद्रता, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः अभिक्रियक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। वैसे ये बात आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। जब भी आपने अभिक्रिया का दर नियम पढ़ा था तो आप लिखते थे अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिक्रियक की सांद्रता, या फिर आप लिखते थे अभिक्रियक की सांद्रता का कुछ पावर। तो इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि जब अभिक्रियक की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी। अब यहाँ पे थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि अभिक्रियक की सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रियक अणुओं में टक्करों की संख्या, या आप कह सकते हैं टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। इस बात को थोड़ा आप ध्यान से समझिए कि यदि हम अभिक्रियक की सांद्रता अधिक रखेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अभिक्रियक के अणुओं की संख्या भी अधिक होगी, और जब अभिक्रियक के अणुओं की संख्या अधिक होगी तो उनके टकराने के चांसेस भी अधिक होंगे, और यदि अभिक्रियक के अणुओं का टक्कर अधिक होगा तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी। क्योंकि हम लोगों ने संघट्य सिद्धांत में पढ़ा था कि अभिक्रिया तभी होती है जब अभिक्रियक के अणु आपस में टक्कर करते हैं, और अभिक्रियक के अणु जितना अधिक टक्कर करेंगे उतना ही अधिक मात्रा में उत्पाद का निर्माण होता है, अर्थात अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होती है। तो यदि आप संघट्य सिद्धांत वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, इसलिए संघट्य सिद्धांत की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख लें ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए और साथ साथ वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक शब्द हमने लिखा है सामान्यतः। यहाँ पे सामान्यतः का अर्थ है कि ज़्यादातर अभिक्रियाओं में ऐसा होगा कि जब अभिक्रियक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो कुछ अभिक्रियाओं की दर पर अभिक्रियकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण से हम बात समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ से बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में यदि हम अभिक्रिया की सांद्रता को बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर अभिक्रिया की सांद्रता को हम घटाएंगे तभी भी अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह होता है कि यह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती है वो k यानी वेग स्थिरांक के बराबर आती है। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है वो नियतांक होती है। अभिक्रियक की सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर नहीं परिवर्तित होती है। ये केवल शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के केस में होता है, और बाकी सभी अभिक्रियाओं में क्या होगा? तो जब हम अभिक्रियक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये कारक समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन को लिखिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए दूसरे कारक की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा कारक होगा ताप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। तो आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, और ये पॉइंट आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। जब हमने आर्यनीय समीकरण पढ़ा था तब भी हम लोगों ने इस पॉइंट को पढ़ा था। फिलहाल इस पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो क्योंकि
ताप बढ़ाने पर अभिक्रियक अणुओं की गति तथा सक्रिय अणुओं का अंश दोनों बढ़ जाता है। देखिए, जब अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रियक अणुओं को ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से उनकी गति बढ़ जाएगी। आप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी अणुओं की गति बढ़ जाती है, और यदि अणुओं की गति बढ़ जाएगी तो उनके टकराने का चांस भी बढ़ जाएगा, और यदि टक्कर बढ़ गया तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी लिखा है, सक्रिय अणुओं का अंश भी बढ़ता है। अब यहाँ पे सक्रिय अणुओं का अंश क्या है, तो ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने पढ़ा था सक्रियण ऊर्जा, तो हमने देखा था सक्रिय अणुओं का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो सक्रिय अणुओं का अर्थ होता है कि ऐसे अणु जो टक्कर करके उत्पाद का निर्माण कर पाए, यानी कि कुछ ऐसे अणु होंगे जिनके पास सक्रियण ऊर्जा होगी, और सक्रियण ऊर्जा होने पर जब टक्कर होता है तभी उत्पाद का निर्माण होता है। इसको भी हम लोगों ने संघट्य सिद्धांत में पढ़ा था। तो यदि सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाएगा, इसका अर्थ है कि सक्रिय अणुओं यानी कि सक्रियण ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और जब सक्रियण ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो उनके टक्कर से अधिक मात्रा में उत्पाद बनेगा, अर्थात अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। यदि अभिक्रिया की दर पे ताप के अध्ययन को हम और भी विस्तृत रूप से करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। आप जानते हैं जब वेग स्थिरांक 2 गुना होगा तो अभिक्रिया की दर भी 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि पिछली एक वीडियो में हमने चर्चा किया था कि वेग स्थिरांक जो होता है वो अभिक्रिया की दर के समानुपाती होता है। तो प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि यदि अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि किया जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, या आप कह सकते हैं अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, लेकिन लगभग 2 गुनी होती है। लगभग में थोड़ा सा इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमने लिख दिया लगभग 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर पे ताप के प्रभाव को हमने एक बार और भी पढ़ लिया है, पीछे पढ़ा है जब हम लोग आरेनीय समीकरण पढ़ रहे थे। तो यदि आरेनीय समीकरण का यूज करें तब भी हम अभिक्रिया की दर पे ताप परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट कर सकते हैं। और आरेनीय समीकरण होता है K बराबर A इंटू ई का पावर माइनस EA अपन RT। यहाँ पे जो T है ये है ताप। आप देख रहे हैं इस समीकरण से कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो K का मान बढ़ेगा, K यानी कि वेग स्थिरांक। तो जब वेग स्थिरांक अधिक होगा तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी। और अधिक आरेनीय समीकरण को समझने के लिए आप आरेनीय समीकरण वाली पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए, ताकि आरेनीय समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसका एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये ताप कारक क्लियर हुआ होगा। यदि अभी भी इसमें से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा ताकि मैं आपको पढ़ाई में आपकी मदद कर सकूं। चलिए अब तीसरे कारक की तरफ चलते हैं। तो तीसरा कारक जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर वो है उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रायः अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादातर उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अब उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं और किस प्रकार अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, इस सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में यदि हम इस टॉपिक को इंक्लूड करते तो वीडियो लंबी हो जाती और इंटरेस्टिंग नहीं रहती। और इन जो 3 कारक हम लोगों ने लिया है उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो उत्प्रेरक ही होता है। इसलिए उत्प्रेरक को मैंने अलग कर दिया है ताकि एक अलग वीडियो बनाऊं और उसको अच्छे से समझाऊं और आपको उत्प्रेरक अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में उसको अच्छे शब्दों में लिख पाएँ और अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित कोई भी विचार हो तो बेझिझक उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।